नमस्कार। क्या आप चाहते हैं कि आपकी टमाटर और मिर्च की फसल पर जड़ गलन की समस्या ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी टमाटर की फसल पर डंपिंग आपकी समस्या ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जो पौधा है वो फंगस जनित रोगों से शुरुआत से ही दूर रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी फसल पर जड़ संबंधी कोई कीट ना रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी फसल पर शुरुआत से ही फुटाव बढ़िया हो और उसका कलर बढ़िया हो? यदि हाँ, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर और शिमला मिर्च या फिर मिर्च, इन फसलों पर हम ऐसी कौन सी दो ड्रिंचिंग करें जिससे हमारी फसल रोगों से भी सुरक्षित रहे, कीटों से भी सुरक्षित रहे और फुटाव भी बढ़िया हो, उसकी जड़ें भी जो है अच्छे से विकसित हो। यदि ये जानकारी आपने पूरी देख ली तो आप यकीन मानिए आप कम से कम 1 महीने तक स्वतंत्र हो जाते हैं जड़ संबंधी फंगस जनित रोगों से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ड्रिंचिंग क्यों आवश्यक है। देखिए, शुरुआत में क्या होता है, हमारी ड्रिप लाइन तो बिछी होती हैं, लेकिन हमारे ड्रिप लाइन के जो होल होते हैं अधिकतर 1 फीट या फिर आपका 40 सेंटीमीटर ये देखा जाता है। तो हम जहाँ पर पौधा लगाते हैं वहाँ पर जो है प्रॉपर कभी कभी जो भी हम खाद देते हैं या फिर हम ड्रिप से जो भी फंगीसाइड देते हैं या इंसेक्टिसाइड देते हैं वो हमारी जड़ों पर तुरंत से नहीं पहुँच पाता। जड़ें छोटी होती हैं पौधों की, तो हमें जो है डायरेक्ट जड़ों पर कोई भी दवा को देना पड़ता है या फिर खाद को देना पड़ता है शुरुआती अवस्था पर। इसलिए हमें ड्रिंचिंग को करना चाहिए। हालांकि थोड़ी सी इस पर मेहनत लगती है, लेकिन यदि हमें पौधे को सुरक्षित रखना है तो हमें ये करना होता है। यदि हम ड्रिप से देंगे तो हमें खाद की मात्रा या फिर दवा की मात्रा ज़्यादा चलानी होगी, फिर भी उतना हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हालांकि आप जो है जैसे हल्के जो कीटनाशक हैं जैसे कि क्लोरोपाइरीफास वगैरह या फिर ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास को पहले से भी दे सकते हैं बेड पर, यानी कि पौधे लगाने के पहले। लेकिन यदि आपका पौधा लग चुका है तो आपको फिर भी जैविक नियंत्रण या फिर रासायनिक नियंत्रण करके अपनी फसल को सुरक्षित रखना होता है। इसलिए हमें शुरुआती अवस्था पर ड्रिंचिंग करनी होती है। ड्रिंचिंग करने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। आप जो भी दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो भी खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो पौधा है उसे पूरी अच्छी तरीके से अपटेक कर पाता है शुरुआती अवस्था पर तुरंत से ही। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें ड्रिंचिंग पर क्या क्या इस्तेमाल करना होता है। दोनों ड्रिंचिंग को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन, करेला, खीरा, फूल गोभी, इन फसलों के लिए ई बुक लिखी है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है। चाहे वो ड्रिंचिंग हो, चाहे फिर आपके स्प्रे हों, चाहे फिर आपको जो खाद चलानी है उसका शेड्यूल हो, चाहे फिर आपका रोग प्रबंधन हो, चाहे फिर वो कीट प्रबंधन हो, ये सारी जानकारियाँ और उनके उपचार हमने हमारी ई बुक पर लिखा है। आप चाहें तो उसे कमेंट बॉक्स पर लिंक है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से आप हमसे संपर्क करके उस बुक को मंगवा सकते हैं। ड्रिंचिंग करने के 2 तरीके होते हैं, पहला जैविक और दूसरा रासायनिक। सबसे पहले हम रासायनिक को समझेंगे और फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे जैविक तरीके, यदि आप जैविक खेती करते हैं तो या फिर जैविक नियंत्रण चाहते हैं तो। रासायनिक तरीकों में यदि हम देखें तो सबसे पहली बात होती है फंगीसाइड की, दूसरा होता है इंसेक्टिसाइड और तीसरा होता है किसी प्रकार का हमें खाद देना होता है, ताकि हमारा जो पौधा है वो शुरुआत से ही उसे खाद अच्छे तरीके से मिल पाती है तो फिर वो अच्छे से चल पाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं और चौथी चीज़ होती है हमारी रूट जोन की, हमें कुछ करना होता है ताकि हमारी जो फसल है उसकी जो रूट है वो अच्छे से ज़मीन पर डेवलप हो, उसमें जो वाइट रूट है वो सबसे ज़्यादा मात्रा पर हो, तभी हमारा पौधा पोषक तत्व जो भी हम देंगे या फिर ज़मीन में जो उपलब्ध होते हैं उन्हें वो अपटेक कर पाता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, कुछ हमें ऐसे बैक्टीरिया देने पड़ते हैं जो कि हमारे जो पोषक तत्व रखे रहते हैं हमारी ज़मीन पर, जो कि ऐसे फार्म पर नहीं होते हैं जिससे पौधा अपटेक कर पाए, उनको जो है उपलब्ध फार्म पर कराने के लिए हमें कुछ जीवाणु छोड़ने पड़ते हैं। पहली ड्रिंचिंग आपको जब भी आप रोपाई करते हैं उसके 5 से लेकर 8 दिनों के बीच में कर लेनी चाहिए। उस पर यदि हम देखें तो रेडोमिल गोल्ड, जिसमें कि आपका मेटलेक्सी प्लस मैनकोजेब होता है। मेटलेक्सी एक सिस्टोमेटिक फंगिसाइड है, उसमें जो मैनकोजेब होता है वो आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। उससे फ़ायदा ये होता है कि यदि आपकी फसल पर कोई फंगस लगने वाला है तो फिर वो आपका पहले से ही खत्म हो जाता है, कॉन्टैक्ट तरीके से भी और सिस्टोमेटिक तरीके से भी। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे उसमें होमिक एसिड। होमिक एसिड हमारी ज़मीन पर जब पहुंचता है तो हमारी जो वाइट रूट होती है उन्हें फैलाने का काम करता है, जो भी हम पौधा लगाते हैं तो इसलिए हमें होमिक एसिड की मात्रा लेनी होती है। इसके अलावा फिर हम लेंगे 19-19। 19-19 में एनपीके यानी कि 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% ही पोटास होता है आपका। अब हम जानते हैं इनकी मात्रा हमें कितनी लेनी है। रेडोमेल गोल्ड की जो मात्रा है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, होमिक एसिड की मात्रा भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और ऐसे ही 19-19 की मात्रा आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए।
अब पानी की मात्रा की बात आती है तो पानी की मात्रा आपको कम से कम 300 लीटर से लेकर 400 लीटर तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जितना आप पानी की मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने पौधे कितने लगाए हैं, पर प्लांट आप कितना पानी देने वाले हैं, उसके साथ कितनी दवा आपकी जाएगी, ये आपको कैलकुलेशन करके ही आपको ड्रिंचिंग करनी चाहिए। नहीं तो होता ये है कि हम 200 लीटर की टंकी ले लेते हैं, उस पर हमने पूरी दवा डाल दी और पता चला वो आधे एकड़ पर ही हमारी दवा पहुंच पाई। आप अंदाज़ा एक लगा लें कि आपको कितनी पानी की मात्रा लगेगी। जब आप ये पहली ड्रिंचिंग कर लेते हैं, आपका जो पौधा है वो फंगस रूप से आपका स्वतंत्र हो जाता है। आपको जड़ गलन की समस्या, आपको डंपिंग आपकी समस्या नहीं रहती है, ये पक्का मान के चलें आप। होमिक एसिड से फ़ायदा ये होगा कि जड़ें जो है अच्छे से विकसित होंगी। 19-19 से तीनों प्रकार के पोषक तत्वों के पौधे को मिल जाते हैं। दूसरी ड्रिंचिंग में हम इस्तेमाल करेंगे एक्ट्रा का, यानी कि थायमाथाक्सम का, या फिर इमिडाक्लोपिड का। दोनों में से कोई भी इंसेक्टिसाइड जो भी उपलब्ध हो आपके पास में आपको लेना है। एक्ट्रा यानी कि थायमाथाक्सम की मात्रा आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इमिडाक्लोपिड की मात्रा 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि शुरुआती अवस्था पर जो भी रसूसा कीट लगते हैं आपके, या फिर कुछ इल्लियाँ लगने वाली हैं, तो सिस्टमेटिक तरीके से वो कंट्रोल हो जाती है। आपका पौधा जो है लड़ने में सक्षम हो जाता है, इसलिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दूसरा है हमारा माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा एक प्रकार का जीवित फंगस है, वो भी मित्र फंगस, और ये हमारे रूट जोन पर जाता है और रूट जोन पर काम करता है। रूट जोन पर एक सहजीवी संबंध बनाकर जो है हमारे वाइट रूट्स को बढ़ाता है, और साथ में जो भी पोषक तत्व हम देते हैं या फिर ज़मीन पर उपलब्ध होते हैं उन्हें वह पौधों को उपलब्ध कराता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। यदि आप माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल करते हैं तब यकीन मानिए आपका जो पौधा है वो शुरुआत से ही उसमें जो है ग्रोथ अच्छी आती है, ग्रीनेस अच्छी आती है। आप जो भी खाद डालते हैं तो वो जो पौधों को अच्छे से लगती है, इसलिए आपको माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ में फिर हम लेंगे 19-19-19 19-19-19 की मात्रा जो है 1 केजी लेंगे। थायमाथाक्सम की मात्रा हम 250 ग्राम को पहले बता दी है। माइक्रोराइज़ा की जो मात्रा है आपको 100 ग्राम, यदि आप सुमोटोमो कंपनी का नेचर डीप इस्तेमाल करते हैं तो 100 ग्राम, या फिर अन्य किसी कंपनी का इस्तेमाल करने वाले हैं आप, तो फिर उसकी मात्रा को आप देख लें पैकेट पर कितनी लिखी है, उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जीवित फंगस है। यदि हम किसी फंगीसाइड के साथ में, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के साथ में या सिस्टमेटिक फंगीसाइड के साथ में माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फंगस है वो, और फंगीसाइड डालेंगे तो वो मर जाएंगे। ये आप बात समझ के चलें। इसलिए हमने पहले पर फंगीसाइड लेना है और दूसरे ड्रिंचिंग पर आपको माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल करना है। ये आप समझ के चलें। आपको अल्दा-बल्दी बिल्कुल नहीं करनी है कि पहले आपने माइक्रोराइज़ा ले लिया, बाद में आपने होमिक एसिड ले लिया या फिर फंगीसाइड उसके साथ में चला लिया। जब भी आप माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल करने वाले हों तो आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक, कम से कम। जितना आप और गैप बनाएंगे उतना और बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये 2 ड्रिंचिंग आपकी हो जाती हैं। यदि आप ये 2 ड्रिंचिंग कर लेते हैं, रासायनिक है ये, तो आप देखेंगे आपकी जो फसल है बहुत ही बढ़िया चलेगी। उस पर किसी प्रकार की शुरुआती अवस्था पर कोई समस्या नहीं आती है। ये 2 ड्रिंचिंग के अलावा भी आपको ज़मीन पर कुछ कार्य और करने होते हैं, जैसे कि आपको एनपीके कंसोर्टिया। जो एनपीके कंसोर्टिया होता है उसमें हमारे जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं, एन के यानी कि नाइट्रोजन के भी, पी के यानी फास्फोरस के भी, और पोटास के भी। ये इनका काम क्या है? इनका काम दोस्तों ये है कि आपकी ज़मीन पर जो भी पोषक तत्व पड़े हैं उनको वह उपलब्ध फार्म पर, जो भी पौधा जिस फार्म पर लेता है उससे वह उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि सोयाबीन की फसल पर या फिर जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं उनको नाइट्रोजन की उपलब्धता कराने का काम राइजोबियम करता है। ऐसे ही हम सब्जी वर्गीय फसल पर एनपीके कंसोर्टिया का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपकी फसल पर कभी कभी क्या होता है कि शुरुआती अवस्था पर जमीन संबंधी कीटक जैसे वाइट ग्रब वगैरह होते हैं, तो वाइट ग्रब वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है क्लोरोपाइरीफास को पौधा लगाने के पहले ही आपको डाल देना है। लगभग 8-10 दिन पहले ही आप जो है क्लोरोपाइरीफास को 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप 50% वाले को लें और पहले से ही छोड़ दें, तो जितने भी कीटक आपकी ज़मीन संबंधी है वो आपके मर जाते हैं। दूसरा ये, आप चाहें तो जैविक तरीके से यदि आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है तो आप जो है पहले से ही, यानी कि आपकी रोपाई के पहले ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इनका ट्राइकोडर्मा या फिर सूडोमोनास का। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास की मात्रा 1-1 लीटर आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। तो फिर आप देखेंगे आपकी फसल पर ये फंगस जनित रोग पहले से ही नहीं आते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका इस्तेमाल आपको रोपाई करने के कम से कम 8-10 दिन पहले से ही आपको इस्तेमाल करना है, तब जाकर आपकी फसल पर ये समस्याएं नहीं आती हैं। और इनको मल्टीप्लाई करके यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदे होंगे। लेकिन आपने ये नहीं करा है तो फिर आप जो है शुरुआत पर रेडोमिल वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी फसल पर 2 ड्रिंचिंग करके
और ड्रिप से ये 2-3 चीज़ें आपको जो मैंने बताई हैं, जैसे कि एनपीके कंसोर्टिया है, क्लोरोपाइरीफास है, इनका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम ये जानते हैं कि जैविक तरीके से हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं यदि आप जैविक खेती करते हैं तो। उसके लिए सीधी सी बात है, आपको कीटनाशक के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, आपको ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास का इस्तेमाल करना पड़ेगा फंगिसाइड के रूप में। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के लिए एनपीके कंसोर्टिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपके ये तीनों काम हो जाते हैं। यदि ये ड्रेंचिंग आप पहले से कर लेते हैं या ड्रिप पर आप छोड़ देते हैं तो आपकी फसल पर जैविक तरीके से ये नियंत्रण हो जाता है। लेकिन आज के समय पर हम देखते हैं कि जैविक नियंत्रण सब्जी की खेती पर उतना सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। खासकर हम जहाँ तक मानते हैं कि ज़मीन संबंधी रोगों के लिए हमें जैविक नियंत्रण ही करना चाहिए, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है या फिर नीम ऑयल का। लेकिन नीम ऑयल को आप ड्रिप पर नहीं चला सकते हैं क्योंकि आपकी ड्रिप जो है वो चोक हो जाएगी इससे। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूँ। आपने कौन सी फसल और कब लगाई है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।